आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं। ये आज तक रेडियो है। हिंदुस्तान कहानियों का देश है, किस्सों का देश है। महाकाव्य रचे गए हैं, इतने ही पुराण हैं और हर किसी में कोई ना कोई कहानी है। कहानियां जो एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, कहानियां ऐसी जो अपने साथ कई सवाल लेकर चली आ रही हैं। हर तरह की बहस इस मुल्क में होती रही। मंथरा, अहिल्या, मेनका, रंभा, श्रवण कुमार, वेदवती, शूर्पणखा, जटायु, बाली, कितने ही ऐसे पात्र रहे जिनके अपने कुछ सवाल हैं जो सदियों से पूछते आ रहे हैं। एक किताब मेरे हाथ आई, नाम है रामायण रिविजिटेड। इस किताब को लिखा है अनिल माहेश्वरी ने और विपुल माहेश्वरी ने। अनिल माहेश्वरी हमारे साथ होंगे, उनका परिचय मैं कराऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि ये किताब किस बारे में है। हम लोग नैतिकता के आधार पर उन फैसलों पर सवाल करते रहे जो कभी राम ने लिया अग्नि परीक्षा के तौर पर, कभी विभीषण ने लिया राम का पक्ष चुनकर, कभी शंभू का मामला हुआ, कभी रंभा का, कभी मेनका का, कभी अहिल्या का। ये अकेली ऐसी किताब है आज तक की जो मेरे हाथ में आई है, जो इन तमाम मामलों को उठाती है लेकिन उनके कानूनी पहलुओं को पकड़ती है। ये बताती है और पूछती है कि अगर हिंदुस्तान में ये कहानियां आज घटित हो रही होती तो कानून इस पर क्या कहता, मेनका का पक्ष क्या होता और उनके खिलाफ जो लोग खड़े थे उनका पक्ष क्या होता, कानून किस तरफ अपनी राय रखता, क्या रखता। हमारे साथ अनिल माहेश्वरी हैं। ये जो मैंने बताया, दो लेखक हैं इस किताब के, उनमें से एक है अनिल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अनिल जी ने 5 दशकों तक पत्रकारिता की है और उनके भतीजे हैं विपुल माहेश्वरी। उनका परिचय मैं इस किताब पर पढ़ पा रहा हूं। आज हमारे साथ इस चर्चा में तो शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं हरियाणा के। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम करने का सौभाग्य उन्हें मिला है और जस्टिस केटी थॉमस को वो मेंटर के तौर पर याद करते हैं। ये विपुल माहेश्वरी का परिचय है। लेकिन हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, आप तो पत्रकार भी रहे हैं और इस किताब को लिखने में आपको जो साथ मिला विपुल जी का, वो विधिवेत्ता रहे हैं। पहले तो मेरा सवाल यही है कि इस तरह की किताब लिखने का विचार आपके दोनों के दिमाग में कैसे आया, या किसी एक के दिमाग में आया होगा, उसने दूसरे से कहा होगा। तो वो छोटी सी कहानी शुरू में सुनना चाहता हूँ। ये देखिए, दिमाग में मेरे आया, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में, ये वैसे एक अजीब सी बात रही कि मेरे 9 ट्रांसफर हुए, जिनमें एक ट्रांसफर मेरा था सिलीगुड़ी फॉर नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम एंड भूटान। तो एक दिन कलिम्पोंग में मैं शाम को बैठा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ, उनमें एक रिटायर्ड जज भी थे। बातचीत होते होते ये आया कि अगर रावण के खिलाफ मुकदमा चलता तो रावण अपने डिफेंस में क्या कहता। जैसे मसलन वो कहता कि मैं अपनी स्टेट का सॉवरन मालिक हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही। अब दिमाग में वो बात धर गई। ये बात है 1999 की, जब ये सदी खत्म हो गई थी, सदी उससे 1 साल पहले की। उसके बाद में मैं सोचता रहा। फिर मैंने जो उनसे बातचीत हुई उस पर पूरा एक आर्टिकल लिखा अपने लिए। और आर्टिकल लिख के विवेक डेब्रॉय, जो हिंदुस्तान के माइथोलॉजिस्ट में सबसे अग्रणी हैं, उनको मैंने मेल भेजी। ये उनकी बलमनसाहत थी कि उन्होंने बिना मुझे जाने हुए मेरी मेल एक्सेप्ट करी और उन्होंने मुझसे कहा, वंडरफुल आइडिया, आप इसे डेवलप करके पूरी किताब क्यों नहीं बनाते। अच्छा। इस तरह की जो रामायण के अंदर कहानियां हैं कि अगर आईपीसी में आज के फ्रेम में उन पर मुकदमा चलाया गया होता तो प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी क्या कहता। विटनेस डेब्रॉय ने आपकी किताब में प्रस्तावना भी लिखी है, मैं देख पा रहा हूँ। जी। तो उन्होंने प्रस्तावना भी लिखी। इंडियन पीनल कोड में एविडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस। कई बार हम लोग कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी, कई बार एविडेंस के बाद में फिर डिफेंस अपने में क्या कहेगा जिसके खिलाफ आपने आरोप लगा। लेकिन मैंने जजमेंट कहीं नहीं दिया, क्योंकि एक तो माइथोलॉजी का सवाल है, व्यक्तिगत फेथ का सवाल है, किसी का फेथ इस बात को सूट करे न करे, और कोई भी आर्गुमेंट 2 साइड से हो सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में उसमें एक जगह लिखा है कि मेरे एक दोस्त जज हैं, उन्होंने ये बात कही कि ये केस तो दोनों तरीके से हो सकता है, प्लीट कर सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू के लिए गए,
उनसे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, मुंसिफी के, वो जी बाद में हाईकोर्ट जज से रिटायर हुए, जी जी। कि इस केस में आप कैसे आर्गू करेंगे। उन्होंने आर्गू कर दिया, बोले वंडरफुल। और बोले अगर इसके अगेंस्ट आर्गू करेंगे तो कैसे करेंगे, उन्होंने वो भी कर दिया। बोले आप तो दोनों साइड के केस कर लेते हैं। मैंने बिल्कुल। जी हाँ। तो इसलिए इसमें जिसके जो मन में आए, जो विचार आए, लेकिन ये रखा है कि जैसे मंथरा का मसला है, भाई आखिर मंथरा को ही सजा क्यों दी जा रही है। नहीं, मैं मंथरा पर आऊंगा सर। एक दो पात्रों पर तो आपसे जरूर बात करूंगा। हालांकि किताब में तो 1 दर्जन से ज्यादा पात्र आपने शामिल किए, मेरा ख्याल है 16 उसके किस्से बाद भी। एक हाईकोर्ट जज थे, उनके साथ में मैं बैठा, जी और उन्होंने मुझे इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनकी मेहरबानी है, मैं उनके साथ बैठा। फिर मैं अपने भतीजे विपुल से मैंने बात करी। अब वो तो बिजी आदमी है, लेकिन उसको ये आइडिया पसंद आया, जी। और उसने मेरी इसके अंदर जो बीच बीच में, क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, हम्म। लेकिन मैंने कोर्ट कवर करी है। दिल्ली हाई कोर्ट कवर करी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कवर करी है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कवर करी, J&K हाई कोर्ट, बहुत सारी हाई कोर्ट कवर करी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कवर करी है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट भी रहा। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट का वो मुझे पता था कि वहाँ काम कैसे होता है। बट लेकिन इसके अलावा लॉ, IPC या CRPC या एविडेंस एक्ट या वाइल्ड फॉरेस्ट एक्ट, ये मैंने कुछ नहीं देखे। इसमें ये पढ़ा। और एक सबसे इसमें और अजीब बात ये कि हम लोग हिंदू हैं, तो हम बचपन से कहानियां सुनते आए हैं, रामलीला देखते आए हैं। लेकिन मैंने रामचरितमानस में 71 साल का हो गया हूँ, 2 साल पहले मैंने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ी। जी क्योंकि हिंदुइज्म ये बुक का रिलीजन नहीं है, यहाँ कोई बुक प्रेस्क्राइब नहीं है कि आपको ये किताब पढ़ेंगे तो आप हिंदू होंगे। और ये कहानियां सब पता थी, इनमें से कई कहानियां पता भी नहीं थी। शंभू का पता नहीं था कि उस हरिजन दलित लड़के के साथ में क्या हुआ, या रंभा का केस का आइडिया नहीं था। वो तो वो है। सब पढ़ने पे वो तो है। नहीं, मैं यही बात आपसे कह रहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी एक किताब से ये धर्म नहीं निकला है। और मैं ना एक चीज बताना चाह रहा था हमारे सुनने वालों के लिए, कि जो प्रस्तावना है जो लिखी है विवेक देबरॉय ने, उसमें एक बात लिखी है बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि कुछ वक्त बाद किसी भी घटना को ब्लैक एंड व्हाइट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब चीजें घट रही होती हैं तब ये समझ पाना कि जो घट रहा है सही है कि गलत है, कितना सही है कितना गलत है, मालूम नहीं चलता है। देश काल परिस्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि क्या हमेशा सच बोलना चाहिए। एक ऐसे साधु के बारे में एक कहानी है जो हमेशा सच बोलता था। एक पेड़ के नीचे बैठता था, ध्यान करता था, और एक बार उस रास्ते से कुछ राहगीर होकर गुजरे और उनके पीछे पीछे कुछ डाकू आए। डाकुओं ने साधु से पूछा कि ये राहगीर जो गए हैं यहाँ से कुछ देर पहले, ये किस तरफ से गए हैं, कौन से रास्ते से गए हैं। साधु ने सच बता दिया किस तरफ गए हैं, और अंततः उन्हें मार दिया गया, राहगीरों को लूट लिया गया। तो ये सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति में साधु को सच बोलना चाहिए था, क्योंकि उसका धर्म तो है सच बोले। इसी तरह पूछा गया है कि क्या हमेशा छोटे भाई को बड़े भाई की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण ने किया लेकिन विभीषण ने तो नहीं किया। या एक पत्नी को अपने पति की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सीता ने किया लेकिन मीराबाई ने तो नहीं किया। या कि एक बेटे को पिता की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए, सो राम ने किया लेकिन प्रहलाद ने तो नहीं किया। तो देशकाल परिस्थिति, मैं इस किताब के अंदरूनी भागों पर पहुंचूंगा, लेकिन आपने एक लंबी जिंदगी भी जी है और पत्रकारिता का अनुभव भी है, और आप चूंकि अदालती मामलों को कवर करते रहे तो देखा भी होगा कि देशकाल परिस्थिति कितने अहम होते हैं कोई फैसला लेते हुए। देखिए, ये बिल्कुल जो विवेक देबरॉय साहब ने बात करी और आपने बहुत ही इसे सही वक्त पर उठाया, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जैसे हम लोगों ने सबने सुना है कि महाभारत के अंदर हस्ततामा हस्तो नरो वा कुंजो, युधिष्ठिर जो कि मर्यादा ये माने जाते थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी यही पूछा कि युधिष्ठिर कहते हैं, तो उससे कहलवा गया और बीच में एक ड्रम बजा दिया गया ताकि नरो व कुंजो, नर या कुंज हाथी है, वो हाथी था अश्वत्थामा जो मारा गया। तो इस तरह ये डिपेंड इस पर करता है कि जैसे हमारे अभी कहते हैं लोग कि कटु सत्य मत कहो, ऐसा ऐसा सत्य मत कहो कि जो दूसरे को अप्रिय लगे। हमेशा आप सच्चाई का ही डंडा लिए बैठे रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये भी देखना है कि जैसे कॉपी आती है, आप भी पत्रकार हैं, उसको एडिट करनी पड़ती है, स्पेस है नहीं है, कितना स्पेस है, कितना देना है,
किस जगह जाएगी, ऑडियंस क्या है, कैसे इस आदमी इस बात को लिया जाएगा। अभी देखिए, वो जो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री का बयान है, उन्होंने फुल पेज का बयान दिया अपने ब्लॉग के ऊपर, 95 ईयर ओल्ड आदमी ने, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, उसमें एक जगह एक वाक्य उठा के सारी दुनिया ने चला दिया, जिसकी वजह से आज उनको इतनी गालियां सुननी पड़ रही हैं, जबकि उन्होंने, वो एक वाक्य है उनके 20 वाक्यों में से एक वाक्य है। तो ये डिपेंड इस पर करता है कि आप उसको कैसे इंटरप्रिटेट करें, कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं या नहीं लेते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसा है, किस वक्त कौन सी बात कही गई है। क्योंकि चलिए, मलेशियाई प्रधानमंत्री की बात तो नहीं करता, लेकिन मनुस्मृति की यदि बात करूं, हालांकि वो बात भी नहीं करूंगा क्योंकि बात आज आपकी किताब की करनी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको भी ऐसे डिफेंड करते तो हैं कि देखिए, देश काल परिस्थिति में कुछ चीजें तब थी, आज नहीं है। यहां तक कि ये चीजें आज से 1400 साल पहले जो एक धर्म पैदा हुआ, उसके डिफेंस में भी कही जाती हैं। आज से 2020 साल पहले एक धर्म पैदा हुआ, उसके डिफेंस में भी कही जाती हैं कि जो तब वाजिब था, जरूरी नहीं कि अब भी हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखिए कि मनुस्मृति का, मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई आपने मनुस्मृति पढ़ी है, देखा है? नहीं। बोले सुना है। भाई किसी ने किताब किसी लाइब्रेरी में, कहीं मेरे पास भी इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, उसमें भी नहीं है, और कहीं भी मुझे वो आज तक किताब देखने को नहीं मिली। ये बात जरूर है कि मैंने कोई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करी उसे देखने के लिए, लेकिन उसे जिस तरीके से कोट किया जाता है, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे घर घर ये किताब रखी हुई है, रामायण की तरह है। महाभारत को तो घर में रखना मना है कि भाई घर में कलेश हो जाएगा, इसलिए महाभारत मत रखो। रामायण का रखना तो लाजमी है। तो मनुस्मृति कहाँ है जिसको इतना कोट किया जाता है? अच्छा, लेकिन मनुस्मृति हिट है इस मामले में, क्योंकि स्मृतियां तो बहुत सारी हैं, याज्ञवल्क्य की भी है और भी बहुत सारी, मतलब समय दर समय बदलती रही हैं संहिताएं और स्मृतियां, लोग उनको मानते रहे, लेकिन इस मामले में हिट सबसे ज्यादा मनुस्मृति है। खैर सर, मैं तो उस पर चर्चा नहीं करूंगा अभी, किसी दिन करूंगा, कभी मौका हुआ। मंथरा पहला ही चैप्टर है आपका जी। मंथरा हुआ, और मंथरा पे एक छोटी सी बात कहूंगा जो मुझे अच्छी लगी, मैंने किताब पढ़ी आपकी। आपने ना 16 किस्से लिखे हैं, मंथरा, अहिल्या, मेनका, रंभा, श्रवण कुमार, वेदवती, शूर्पणखा, जटायु, बाली, हनुमान, रावण, अग्नि परीक्षा, विभीषण, उर्मिला, शंभू और सीता का बेनिशमेंट। यस, बड़ी बात, जो बेसिकली अग्नि परीक्षा से निकली थी और उनको त्यागा था। अच्छा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आपको इन 16 में से सबसे प्रिय क्या है? देखिए, सबसे प्रिय तो मुझे इसमें सीता का बेनिसमेंट है। अच्छा। किसी भी एक आदमी के कहने पर राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब कुछ है। कोई एक आदमी गपशप कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, आपने उसी के बेस पे एक प्रेग्नेंट वाइफ को निकाल दिया। आपने बाद में, बच्चे बाद में हुए, बच्चों का भी आपको ध्यान नहीं कि क्या है, सिर्फ इसलिए कि राजधर्म निभाने के लिए। राजधर्म निभाइए आप, लेकिन ये किसी एक आदमी की एक बात के ऊपर आपने उस पत्नी को, जिसने आपके साथ 14 साल वनवास बिताया, जिसने अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए करा समर्पित, वो अपना घर छोड़ के, जब भी महिला आती है अपना घर छोड़ के दूसरे के घर आती है, तो उसको तो और भी ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। मुझे, मेरा पर्सनल, आपने पूछा तो मुझे सबसे ज्यादा इसमें ये। अच्छा, लेकिन ये कहानी जो है, अगर मैं रामायण के तौर पर देखूं, राम की कहानी के तौर पर देखूं, तो संभवतः अंतिम ऐसी कहानी है जो बहुत चर्चित रही। लेकिन पहली जो चर्चित कहानी है सर, वो है मंथरा की, कि कैसे एक रानी कैकेयी और उसकी दासी कहूं या सहेली कहूं, या आप जो भी कहना चाहें, वो उन्हें बताती है कि अगर राम सत्ता में आए, राजा बने, तो तुम्हारे अपने पुत्र को कभी सत्ता नहीं मिलेगी, बल्कि वो उनका सहचर होकर या अनुयायी होकर ही रह जाएगा। और जिस तरह फिर अंततः बात तो खुलती ही है, सबको मालूम पड़ ही जाता है। आज के जमाने में सबको पता है कि सलाह जो दी गई थी, जो दरअसल गुप्त सलाह थी, वो मंथरा की थी। इतना एक्सपोज तो हो गया। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मंथरा अपनी बात कैसे रखती है। मंथरा ये कहती है, एक तो सबसे अच्छी बात जो कभी ध्यान में नहीं आई, वो कहती है कि मैं अयोध्या नाम के स्टेट की नागरिक नहीं हूं, मैं यहाँ पर मेहमान हूं, और वो भी किसके कारण हूं? कैकेयी के कारण हूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी कैकेयी के प्रति है। मेरा मूल स्टेट वो है जो कैकेयी का पीहर है, यानी कैकेयी स्टेट, कैकेयी राज्य। मैं अगर भला सोचूंगी, यदि मेरा कुछ धर्म है, तो वो ये है कि कैकेयी का भला हो, उसके बेटे का भला हो, यानी इस परिवार का। तो उसका ये तर्क, हालांकि आपने बाद में काटा है दूसरे तर्कों से,
लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो उसको अगर वो रखती शायद आज के जमाने में, तो बहुत संभव है कि एक बहुत बड़ी आबादी इस देश की, इस समाज की, मंथरा के पक्ष में बात कहती, या मंथरा के बारे में जो आज छवि है वो ऐसी ना होती, बल्कि इससे बेहतर ही होती। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मंथरा के आर्गुमेंट करते हुए जब ये बात आई कि भाई आखिर वजूहत क्या थी कि जो मंथरा ने ऐसा स्टैंड लिया, सिर्फ मंथरा का केकई से, और केकई के ऊपर उसका इतना इन्फ्लुएंस होना, वो भी हमने जैसे इसमें बीच में बतलाया कि केकई ने उनको टाला कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम क्या उलझुल की बात कर रही हो, वो मेरे बेटे से भी ज्यादा प्रिय है मुझे राम, मैं राम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन आप इसमें मंथरा का परसुएसिव पावर देखिए कि मंथरा ने कितना परसुएशन करा, और मंथरा ने बाद में अपने लिए भी बतलाया कि मुझे तो, मैं तो बचपन से इनके साथ हूँ, आपके केकई के, और आप ही की वजह से मैं आई हूँ, आपने सारा वर्णन इसमें किया ही है। तो मंथरा का पक्ष जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इतिहास के अंदर कि हम उसको, जैसे हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं। कई बार हम किसी चीज के लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहते भी, लेकिन सब्जेक्टिव हो जाते हैं, और कई बार जानबूझ करके सब्जेक्टिव होते हैं। हम देखना ही वो चाहते हैं, हम सुनना ही वो चाहते हैं जो हमें प्रिय हो। हमें बचपन से ये बतलाया गया कि मंथरा ही कुटिल थी। कुटिल शब्द शायद हिंदी में मंथरा के कारण ही सबसे ज्यादा ये मतलब प्रसिद्ध है। अब तो हिंदुओं में नाम भी नहीं रखे जाते, मंथरा तो मैंने मंथरा पर नाम भी नहीं रखे जाते, केकई पे नाम नहीं रखे जाते। भाई दुर्योधन पर नाम नहीं है सर, आप देखिए। जबकि हाँ, और जब नैरेटिव जो आज की मैंने जो पढ़ा तो दुर्योधन का मूल नाम भी सुयोधन था, और वो बाद में दुर्योधन हो गया, जैसे दुशासन का सुशासन था जी। और अंततः ना तो सुयोधन, ना सुशासन, ना दुर्योधन, ना दुशासन, कोई नाम नहीं रखे जाते। जबकि शायद आप कभी कोई किताब लिखें यदि महाभारत को आधार बनाकर, तो उनके पक्ष को बेहतर रख पाए। नहीं, इसके बाद में जो अगला सीक्वल है, लेकिन उसमें एक दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही, वो जो महाभारत में कहानियां स्ट्रेट नहीं है। यस यस यस। लेकिन महाभारत में एक दूसरे साहब ने, जैसे ये जो ह्यूमन माइंड है, मस्तिष्क हमारा, ये बहुत ही टिपिकल चीज है, कुछ ना कुछ बतला देता है। आप बातचीत भी करिए, आदमी कोई ना कोई नया आर्गुमेंट ले आएगा। हमारे एक दोस्त ने कहा नहीं, क्या बात कर रहे, उन पर 18 दिन की वार हुई थी ना, तो वार ट्रायल तो हो सकता है उनका। न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में, जिन कंट्रीज ने, क्योंकि कंट्री के अंदर जो वार के अंदर क्राइम होता है वो नॉर्मल उसमें नहीं आता, तो बोले आप इनका वार ट्रायल कर दीजिएगा। फिर एक साहब ने और बात कही, बोले देखिए राय मासूम रजा साहब ने महाभारत के डायलॉग लिखते हुए ये कहा कि जब मैं अभिमन्यु के बारे में लिख रहा था तो मुझे इमाम हुसैन उनके बच्चों की याद आ रही थी कि करबला में उनके साथ क्या हो रहा था। तो मुझसे एक साहब ने कहा कि आप करबला पे क्यों नहीं वार ट्रायल कर देते? बड़े वार ट्रायल ही करना है तो करबला पे कर, उस पर भी करें। बिल्कुल, हमारे शिया लोग जो बड़े खुश होंगे इस बात पे कि भाई हमारी बात रखने वाले इमाम हुसैन ने उनके बच्चों के साथ जो हुआ है उस मैदान के अंदर, जिसके ऊपर मुसलमानों के दो फिरके हुए, एक शिया एक सुन्नी, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, वो आपने बिल्कुल सही किया कि उनके नाम के ऊपर भी पूरी की पूरी। अब देखिए करण के साथ कितनी जाती हुई, अब करण पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन अब माइथोलॉजी का मेरे देखने में ये आया कि इस किताब के लिखने के बारे में जो आइडिया आया कि इतनी किताबें माइथोलॉजी पे, इतने वर्जन लिखे हुए हैं, और अमेजन की मेहरबानी कि अमेजन आपको बतला देता है कि भी ये किताब मौजूद है, ये किताब अवेलेबल है, और नहीं ऑल्टरनेट ये अवेलेबल है। आप उसमें सिर्फ वो टैग डालिए और टैग से आपको पता लग जाएगा। इस टाइम मेरे पास कम से कम 100 किताबें महाभारत के ऊपर हैं, करण के ऊपर ही 4-5 किताब है, और छोटी छोटी नहीं है, मोटी मोटी किताब है। आने लगी है। अब कौरवों के पक्ष से भी लिखा जाने लगा है, दुर्योधन के पक्ष से भी लिखा जाने लगा है, तो इस तरह तो हुआ ही है। इनफैक्ट आपने जो मंथरा के पक्ष में दलील रखी है, जब मंथरा को दलील रखती है तो उसमें वो कुछ ऐसी बातें कहती है जो ऐसा नहीं है कि जाहिर नहीं थी। जैसे वो ये भी बात कही गई है कि इसमें कोई समस्या नहीं है कि राम को सत्ता दी जाती, लेकिन ये फैसला कब होता है, इसकी टाइमिंग क्या है, और जब ये हो रहा है तब भरत और शत्रुघ्न कहाँ है? बाहर भेजे गए, वो राज्य से बाहर है, मामा के पास है। तो ऐसा वक्त क्यों चुना गया?
क्या जब भाइयों में इतना स्नेह है और एक बाप के लिए तो चारों बेटे बराबर हैं, वो ठीक है कि राज्य के लिए कौन ज्यादा योग्य है। जैसे मैं कई दफे हम बहस करते हैं तो बात करते हैं भाई गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना, तो गांधी जी के लिए सब बराबर हैं। लेकिन बात आई कि ठीक है भाई, एक पॉलिटिकल फैसला था, नेहरू गांधी की खूब विरोध करते थे, खूब असहमत रहते थे, लेकिन गांधी को जब चुनना हुआ तो उन्होंने चुन लिया कि नेहरू थोड़े यंग हैं, थोड़े प्रोग्रेसिव हैं, और चलिए हमारी बात भी कभी कभार नहीं मानते तो भी बहुत कोई मसला है नहीं। तो हो सकता है दशरथ के सामने ऐसी कोई बात हो कि राम मेरे प्रिय हैं, राम ज्यादा नीतिवान हैं। लेकिन तब दो बेटे जो भरत और शत्रुघ्न हैं, और भाइयों में कोई वैमनस्य भी नहीं दिखाई देता उस वक्त तक, उन्हें बाहर भेजे जाने का और ठीक उस वक्त ये फैसला लिए जाने का जो माहौल उससे बनता है, वो मंथरा पर प्रभाव भी डालता है। वो मंथरा जो सलाह देती है कैकेयी को, उसमें ये एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है। नहीं, हमने अपने आर्गुमेंट में यही बात कही है। जो मंथरा के आर्गुमेंट हैं, डिफेंस है, उसमें वो यही कह रही है कि ये बतलाइए क्या वजूहत थी कि जिसकी वजह से आपने इन्हें स्टेट से बाहर भेजा, ताकि इनको इस बारे में इल्म ना हो सकता है कि आपने बिल्कुल सही किया कि भाइयों में इतना प्रेम था कि अगर वो रहते भी तो जब भी कुछ नहीं कहते। लेकिन ये मंथरा का एक आर्गुमेंट था जो विजुलाइज करा गया। कोई आपका वकील हो, कोई आपका क्लाइंट हो, तो वो ये सब चीजें आपको क्लाइंट ज्यादा बतलाता है। वकील के पास तो 10, 20, 50 केस हैं, आपके केस में इंटरेस्ट वो लेगा जैसे डॉक्टर को है। आप इसी तरह मंथरा की तरफ से जो सजेस्ट करा गया, या मंथरा ने अपने वकील को सजेस्ट करा, या डिफेंस में जिसने बात कही उसने ये बात कही कि भाई आप ये बतलाइए कि इसकी क्या कारण है। इसी को कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है। वो हम लॉ के लैंग्वेज में जो कोर्ट में अक्सर लोग कहते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इससे रिलेटेड बात ये है जी। तो यही बात है अनिल जी कि यूं तो खैर मैं अगर एक एक पात्र अब खोलना शुरू करूं जो आपकी किताब में लिखे हैं तो फिर तो हम सारी बात यहीं कर लेंगे। मैं तो चाहता हूं किताब पढ़ी जाए। और असल में आपने जो बातें रखी हैं वो कोई नई बात तो नहीं है, ये चर्चाएं तो होती ही रही हैं, लेकिन इनका आधार नैतिक ज्यादा रहा है। कानूनी दृष्टि से पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, और वाकई कम से कम जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। कुछ और नहीं तो एक नजरिया खुलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो वैसे आपने ये जो आखिरी सवाल कर रहा हूँ, ये जो किताब लिखी है, ये आपने किस पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर लिखी थी? कुछ तो दिमाग में आपके आया होगा कि ये लोग पढ़ेंगे तो लिखी। नहीं, पाठक वर्ग तो ये कि अब माइथोलॉजी पे जो किताबों की सेल है, आप अमीश त्रिपाठी की किताब देखिए, लाखों बिक रही है। आज देवदत्त पटनायक कितने बड़े कर, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं है। विवेक डबरॉय साहब ने 45 साल की उम्र में संस्कृत सीखी, और आज संस्कृत से उन्होंने 20 ग्रंथों के, महाभारत का 10 या 12 वॉल्यूम में उन्होंने सेट ट्रांसलेट कर दिया। रामायण, वाल्मीकि रामायण 3 वॉल्यूम में सेट कर दिया, और बहुत सारे हिंदू के ग्रंथ से उन्होंने ट्रांसलेट करे जी। तो माइथोलॉजी का एक बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है। हाँ। मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ उन जज साहब ने मुझे 1999 में जो बात कही, और ये मेरे इन जज साहब ने जो मुझे बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर इसका बनवा दिया कि ऐसे ऐसे आर्गुमेंट होते हैं और इसमें ये चीज होती है, तो उससे बना। लेकिन मेरा उस टाइम दिमाग में ये जरूर था कि आदमी लिखता है तो मार्केटिंग की भी बात सोचता है कि मेरा सामान कहाँ बिकेगा। अब मैंने देखा कि माइथोलॉजी का इतना बड़ा मार्केट है। हाँ, कोई भी उठा के पढ़ सकता है। किताब अगर इंडिया में बिक रही है, आज आप अमेजन के किसी किताब को ऑर्डर करिए और अमेजन की बेस्ट सेलर की लिस्ट देखिए। उस बेस्ट सेलर की लिस्ट में पहली 50 किताब में 20 या 25 तो आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगी, कुछ आईएएस वाली मिल जाएंगी, और बाकी जो 4-5 किताब है वो माइथोलॉजिस्ट की है। उसमें कोई इकोनॉमिक्स की या पॉलिटिक्स की या राजीव गांधी की बायोग्राफी या इंदिरा गांधी की या नरेंद्र मोदी की, ये सब उसमें नहीं है। उसमें माइथोलॉजी की किताब है। माइथोलॉजी। ठीक है अनिल जी, बात करके मजा आया। रामायण रिविजिटेड आपकी किताब है, ब्लूम्सबरी ने छापी है, मार्केट में उपलब्ध है। और अगर ये जो फंसे हुए मामले हैं जो आज तक सुलझे नहीं और कभी सुलझेंगे भी नहीं, अगर कोई इन पर अपना नजरिया कानूनी तौर पर दुरुस्त करना चाहता हो, समृद्ध करना चाहता हो, इस किताब को जरूर पढ़े। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवाल। ओके सर, शुक्रिया सर। और हमारे तमाम सुनने वाले, आज तक रेडियो को अगर कोई सवाल लिखना चाहते हो, कोई रेस्पॉन्स देना चाहते हो, जो ये पॉडकास्ट हो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है। और हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके नीचे भी आप अपना रिएक्शन छोड़ सकते हैं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पॉडकास्ट था, आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।